अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इस वक्त इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी है और सबकी नज़रें इलेक्शन कमीशन पे इसलिए हैं कि ये फैसला होना बाकी है कि पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा। इससे पहले हुकूमत की जानिब से 2 नाम दिए गए थे, 2 नाम अपोजिशन की जानिब से थे, लेकिन अपोजिशन की जानिब से जो नाम दिए गए उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मोतरज़ है और बिलखुसूस मोहसिन नकवी के नाम पे मोतरज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि वज़ीर आला का जो तकर्रुर है वो मेरिट पे होना चाहिए। अब मेरिट की डेफिनेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या है, इस आज के प्रोग्राम में इस पे भी बात करेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इमरान खान के बाद नवाज़ शरीफ भी अपनी तोपों का रुख स्लाइटली जनरल बाजवा की तरफ करते जा रहे हैं। अब इसकी रीज़न क्या है? क्या नून लीग पॉलिसी शिफ्ट ले रही है? क्या नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आने से पहले कोई इलेक्शन कैंपेन का ग्राउंड बना रहे हैं? इस पर भी बात करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नवाज़ शरीफ ही की जमात के एक अहम रहनुमा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मौजूदा सियासी निज़ाम ये मसाइल हल करने का के काबिल नहीं है। वो एक तसव्वुर नौ पाकिस्तान लेकर चल निकले हैं। अब ये तसव्वुर क्या है, ये किस सिलसिले की कड़ी है, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इरशाद साहब, इम्पॉर्टेंट बात है जो करंट चल रहा है वज़ीर आला का तकर्रुर, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का मौजूदा सियासी निज़ाम से बददिल हो जाना ये कितना अलार्मिंग है और मुतबादिल निज़ाम फिर क्या हो सकता है जमहूरियत में? या पार्लिमानी होगा या सदारती होगा, या फिर जमहूरियत से हटें तो आमरीत है, या कोई तीसरा निज़ाम होना चाहिए? आप क्या समझते हैं? देखिए, बात यह है कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है और उस पर सबका इत्तेफाक राय है, यानी ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है 1973 में जब से बना है आज तक कोई जो 2 दफ़ा मार्शल लॉ इस मुल्क में लगा है, उन दोनों ने भी, यानी जनरल ज़िया-उल हक ने भी और परवेज़ मुशर्रफ ने भी ये नहीं कहा कि ये आइन नाकाबिल अमल है। और इसमें थोड़ी बहुत वो अपनी मर्ज़ी की चेंजेस करते रहे, लेकिन वो पर्सन स्पेसिफिक थी, अपनी ज़रूरतों के तहत थी जी। सिस्टम पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। हमारे यहाँ जो नाकामी है वो तो सियासतदानों की है, जमहूरी कुव्वतों की है कि वो उस आइन पर अमल दरामद नहीं कर सके उसकी रूह के मुताबिक। तो उस कहना कि निज़ाम के अंदर खराबी वो किसने दूर करनी है, वो भी आपने दूर करनी है। साहब, आप बात जारी रखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। असद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपसे गुफ्तगू करते हैं। जी इरशाद साहब। तो इसलिए ये एक फैशन सा बन गया है कि निज़ाम में सलाहियत आपने निज़ाम को टेस्ट किया है। आप ख़ुद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप उस वक्त एक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर बिहेव कर रहे थे या मियाँ नवाज शरीफ साहब के एक ताबेदार और वफ़ादार शख्स के तौर पर निज़ाम को चला रहे थे? आज भी मुस्लिम लीग नून या इवन बाकी सियासी जमातें जो हैं शख्सियात के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो ज़ाहिर जब आप शख्सियात को मरकज़ महवर बनाएंगे तो सिस्टम की अहलियत सलाहियत ख़ुद ब खुद क्वेश्चनेबल होगी। तो मेरा ख़्याल है ये एक फ़ैशन सा है, इसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता। अब वो अपनी पार्टी से नाराज़ हैं या अपनी पार्टी में उनकी कोई बात नहीं बन रही। लेकिन मेरे ख्याल ये सवाल हम असद उमर साहब से करते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये बात करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को भी कुछ शिकायतें हैं मौजूदा निज़ाम से। तो क्या ये निज़ाम की ख़राबी है या इस निज़ाम को उसकी रूह के मुताबिक चलाने की कोशिश ही नहीं हुई जिसकी वजह से शिकायत पैदा हो रही हैं? असद उमर साहब। मैं इरशाद आरिफ साहब, मैं 100% आपसे इत्तफाक करता हूँ जो आप बात कर रहे हैं। जो हमारा और जो जमहूरी ढांचा है वो बुनियादी तौर पे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा हमारा इमरानी मुआहदा है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर अगर हम उन्हीं उसूलों के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं तो पाकिस्तान के बेशतर मसाइल के साथ भी लोग अपनी उनके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है और मुल्क को एक तरक्की की राह पर भी ले जाया जा सकता है। हमारा मसला तो ये हुआ है कि हम उस निज़ाम को चलने नहीं देते और जो मसनद इक़्तिदार पर आके बैठते हैं, जाहिर है अगर वो फौजी डिक्टेटर हों जो बहुत अरसे तक रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो तो उनकी तो जहन वही होता है जो ज़िया-उल हक साहब ने एक दफ़ा कहा था कि ये रद्दी की टोकरी का कागज़ है। लेकिन हमारे जो जमहूरी वज़ीर आज़म भी
मुंतखब होके आए। बदकिस्मती से उन्होंने भी ज्यादातर ने उन आइन के जो उसूल हैं, आइनी उसूल जो हैं और जमहूरी उसूल है, उनके ऊपर अमल नहीं किया। अगर हमें जमहूरियत खत्म करने की जरूरत नहीं है, हमें जमहूरियत को आइन और कानून और उसकी रूह के मुताबिक इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जी असद उमर साहब, इस वक्त एक इशू है, वो आइनी इशू है। पंजाब में निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर होना है। KPK के इस दोनों तरफ यानी हुकूमत अपोजिशन दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने बैठ के इत्तेफाक राय से एक नामज़द किया, उसने हल्फ भी उठा लिया, काम शुरू कर दिया। पंजाब में ये सूरत हाल नहीं बन सकी। अब आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन के किसी नामज़द उम्मीदवार को निगरान वज़ीर आला बनाया तो हम उसको चैलेंज करेंगे अदालत में, हम कबूल नहीं करेंगे। परवेज़ इलाही साहब ने तो ये तक कहा कि हम देखते हैं कि वो कैसे वज़ारत आला के मनसब पर कायम रहता है और कैसे सूबा चलाता है। तो ये भी तो एक नाकामी भी है सियासतदानों की कि वो अपने मामलात ख़ुद तय नहीं करते, इलेक्शन कमीशन को फ़ैसला करना पड़ता है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन का ये आइनी हक है तो फिर आप चैलेंज किस बुनियाद पर करेंगे और किस बुनियाद पर आप उस वज़ीर आला को नहीं चलने देंगे अगर वो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आता है? जो देखें इरशाद अली साहब, अभी जो आपने उसूल वज़ह किया था अपनी बातचीत से, जिससे मैंने 100% इत्तेफाक किया था, उसी उसूल को देख लेना कि आइन का यहाँ पे मकसद क्या है। मकसद ये है कि जो दोनों हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ हैं वो मिलकर किसी नाम के ऊपर इत्तेफाक राय करें ताकि जो निगरां हुकूमत बने उसको सब लोग फिर मान सकें कि उस वक्त के अंदर जो इलेक्शन कराए जा रहे हैं वो गैर जानिबदार इलेक्शन है, साफ शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं। कराने तो इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन जो निगरां हुकूमत की जहां तक जिम्मेदारी है वहां तक जो है वो एक गैर जानिबदार हुकूमत तश्कील पाई है। और उसमें यह भी देखा गया है कि हो सकता है, मुमकिन है कि वो ना आपस में इत्तेफाक राय कर सकें। तो आइन इस सूरत हाल से डील करता है और फिर ये कहता है कि अच्छा, फिर एक गैर जानिबदार रियासती इदारा जो है वो एक फैसला करेगा। अब मुझे बताएं कि और जाहिर है वो जो फैसला करेगा उसने गैर जानिबदार ही बनाना है ना। ये तो आइन के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, उसका मकसद जो है उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि गैर जानिबदार हुकूमत बननी है। अब जिस शख्स के ऊपर एतराज कर दिया आपकी हुकूमत ने, जो उस वक्त की हुकूमत है, जाने वाली हुकूमत है, और उन्होंने कहा जी नहीं, हम इसको नहीं मानते कि ये गैर जानिबदार है, तो किस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन उसी नाम को जो है वो फाइनल कर सकती है और उसी नाम को कह सकती है कि अच्छा जी आप वज़ीर आला बने? वो तो ऐलान हो चुका है। आपकी 50% से जायद जो पार्लियामान में बैठे हुए थे वो कह चुके हैं कि हम इनको गैर जानिबदार नहीं मानते। तो अगर जो उसूल हैं, जो रूह है उस आइन की, उसके ऊपर अमल करें तो मेरे ख्याल में कोई मसाइल नहीं होंगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी पंजाब में भी। आप यकीन है, गवाही देंगे ऐसी कि हमने वहां पर जो नाम शामिल किए वो कोई तहरीके इंसाफ के कोई पुराने मेंबर नहीं थे, कोई जाले नहीं थे। वो ऐसे लोग थे कि उनकी जो भी अच्छाइयां बुराइयां हो, लेकिन उनकी कोई सियासी जो है वो मुनासिबत नहीं बनती थी। मतलब एक नाम जिसकी मैं एग्जाम्पल दूं, उन्होंने खुद मना कर दिया उसके बाद, लेकिन नासिर खोसा साहब शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे और नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब वो वजीर आजम थे। हमने उनका नाम दिया क्योंकि हमारे ख्याल में एक अच्छे अफसर थे और वो गैर जानिबदार तरीके से। लेकिन असद उमर साहब, एक गलती आपसे भी हुई ना, आपने नासिर खोसा साहब से कंसल्ट ही नहीं किया। आप पहले अगर पूछ लेते तो मुमकिन है वो कंसेंसस कैंडिडेट हो जाते। हो सकता है कि तरीक़ेकार के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल में ये मुमकिना तौर पर तो आप ये बात कह सकते हैं कि शायद कोई और तरीक़ेकार होता तो हो सकता है कि नाम वहां से आए हैं ना, मुस्लिम लीग नून की तरफ से। मेरे ख्याल में आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि वहां पर किसी गैर जानिबदार नाम पे इत्तेफाक राय होने का मुमकिन ही कोई नहीं था। वो तो बिल्कुल चाहते हैं कि सिक्का बंद जो तहरीके इंसाफ के खिलाफ लोग हों उन्हीं को लेकर आया जाए। सही है। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन पे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आपको पहले से एतराज़ है। अगर निगरान वज़ीर आला पर भी आप मोतरज़ होते हैं तो फिर इस इलेक्शन में आप हिस्सा लेंगे या इसका बायकॉट करेंगे? नहीं सर, इलेक्शन तो हर सूरत में, ये तो भूल जाएं कि कोई ऐसा फैसला कर लें कि जिससे हम इनकी जिंदगी आसान करके इलेक्शन छोड़ के चले जाएं। मैदान तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम हिस्सा लेंगे जरूर। मेरे ख्याल में अगर
मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा नामों में से किसी नाम को इलेक्शन कमीशन जो है वो हतमी शक्ल देती है, तो मेरी अपनी जाती राय ये है कि हमारे पास कानूनी तौर पर एक मजबूत केस होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर हम अदलिया के पास जा सकते हैं कि ये तो जाहिरी तौर पे गैर जानिबदार नाम नहीं है। अगर वो कोई और नाम देते हैं और हमारी ख्याल के अंदर वो इतना गैर जानिबदार नहीं होता और कम से कम जाहिरी तौर पे वो जानिबदार नजर नहीं आता, तो फिर कानूनी चैलेंज जरा मुश्किल हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन फैसला कर सकती है, ऐसा भी फैसला कर सकती है जो शायद हमें बहुत ज्यादा पसंद ना आए, लेकिन ये फैसला करना कि मुस्लिम लीग नून के नामजद किए हुए लोगों में से किसी एक को मुंतखब कर दे, मेरे ख्याल में तो ये कानूनी तौर पर भी किसी तरीके से। अच्छा असद साहब, क्या आप समझते हैं कि आइन के अंदर इलेक्शन कमीशन के इस आइनी हक को चैलेंज करने की गुंजाइश मौजूद है? आप ग्राउंड क्या लेंगे अगर इसको चैलेंज करेंगे? जैसे मैंने कहा ना कि देखिए, आपको जब देखते हैं आइन को, तो आइन के अंदर पूरी तफसील तो नहीं लिखी होती कि ये आइन की शिक क्यों लिखी जा रही है, लेकिन उसका एक पस मंजर जरूर होता है। और जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उसकी रूह जो है उसके मुताबिक फैसले किए जा सकें। जैसे मैं पहले कह चुका, मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तान में एक भी कानूनदान ऐसा नहीं होगा जो ये बात कहे कि आइन के अंदर ये कोशिश नहीं की गई कि एक गैर जानिबदार निगरान हुकूमत आए। सारा मकसद ही ये है, वरना तो वही हुकूमत चलती रहे और वो इलेक्शन करा ले। भारत में होता है ऐसे, भारत के अंदर निगरान हुकूमत नहीं आती है और वही हुकूमत जो चला रही होती है वही इलेक्शन कराती है। पाकिस्तान के आइन के अंदर ये लिखा गया कि एक निगरान हुकूमत आएगी जो गैर जानिबदार होगी। तो गैर जानिबदारी का असूल कैसे पूरा हो सकता है, आइन की ये रूह कैसे मीट की जा सकती है कि अगर मुस्लिम लीग नून का दिया हुआ नाम जिसको मुस्तरद कर चुकी है तहरीक इंसाफ, उस नाम को हतमी शक्ल दे दी जाए। असद उमर साहब, इमरान खान साहब पहले ये बात कर रहे थे कि जनरल बाजवा साहब ने मामलात ख़राब किए, नवाज शरीफ साहब और उनके साथी भी अब यही कहना शुरू हो गए हैं, बल्कि वो तो ये जावेद लतीफ़ साहब ये कहते हैं कि जनाब जो मौजूदा सिस्टम है या इस्टेब्लिशमेंट है, माफ़ी भी मांगनी चाहिए नवाज शरीफ को और वतन भी बाइज़्ज़त तरीके से वापस लाना चाहिए। तो आप दोनों मुत्तफ़िक हैं कि ये सारी ख़राबी जो है बाजवा साहब की पैदा करता है, आपका या आपके मुखालिफिन का अपना कोई कसूर नहीं है? नहीं, देखें जी, जो हमारी जो क्या कहना चाहिए बयानिया जो है, उस बयानिए की बुनियाद जो है वो सारी कौम के सामने हमने रखी और हमने बताया कि क्यों हमें लगता है कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन एक जमहूरी अमल के तहत नहीं हुआ और इसके पीछे गैर जमहूरी मुदाखलत भी शामिल थी। उस बयानिए को सारे पाकिस्तान ने सुना और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अक्सरियती तादाद ने इस बयानिए के ऊपर यकीन किया, क्योंकि हमारे ख्याल में वो बयानिया सच्चाई के ऊपर मबनी था और वो ऐसी सच्चाई थी जो वाज़े तौर पर लोगों को नजर आ रही थी। मियां साहिब ने यही बात कही थी 2017 में जब उनके खिलाफ फैसला हुआ। एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उनके खिलाफ। उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस वो बैठे हुए थे अदालत के अंदर जिनकी बहुत अच्छी शोहरत थी, लोग उनको इज्जत की निगाह से देखते थे और उन्होंने सिर्फ उनके खिलाफ फैसला नहीं दिया मियां साहब के खिलाफ, बल्कि सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल करके वो फैसला दिया। और इसीलिए जब मियां साहब निकले और उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो है वो गैर कानूनी अमल के जरिए मुझे हटाया गया है, तो पाकिस्तान के अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया। तो इल्ज़ाम तो दोनों ने लगाए, लेकिन एक का इल्ज़ाम जो है वो अवाम के अंदर मकबूल हुआ, यानी अवाम ने उससे इत्तफाक किया, और दूसरे के इल्ज़ाम को अवाम के अंदर पजीराई हासिल नहीं हुई। तो इल्ज़ाम दोनों का ही है, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों के अंदर फ़र्क है। नहीं असद उमर साहब, देखें आप यानी इमरान खान साहब लेकर गए इस पनामा का, लेकिन डॉक्टर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि जनाब मुझे अप्रोच किया गया, कहा गया कि जी इनकी अपीलें वगैरह ना सुने, हमारी मेहनत ज़ाया ना करें, और बहुत सारी एविडेंस आ चुकी हैं। तो आप नहीं समझते कि उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट मुतहर्रिक थी और नवाज शरीफ साहब की नाअहली में सिर्फ आपका या पनामा का किरदार नहीं था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का भी था? देखिए, वो तो उसका मुझे तो नहीं पता। जाहिर है कि मैं ना उस वक्त अदलिया में बैठा था ना हुकूमत में बैठा था, मेरे पास तो ज़राए नहीं है कि वो मुतहर्रिक थे या नहीं थे। मेरे सामने तो वो शवाहिद थे, वो दस्तावेजात थी जो किसी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने नहीं, कोई इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं, कोई
अपोजिशन की जमात यानी तहरीक इंसाफ ने नहीं, बल्कि एक आलमी सहाफती इदारे के जरिए जो मंजर आम पर आई, दुनिया भर के वो दस्तावेजात थी, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब की और उनके खानदान के बारे में भी आया। और मैंने पता नहीं कितने दिन बैठ के सुप्रीम कोर्ट में खुद वो केस सुना, उन तमाम शवाहिदात को देखा। तो मुझे तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप एक आज़ाद अदलिया के सामने वो तमाम शवाहिद रखेंगे तो वो उसी नतीजे पे पहुंचेंगे जो उस वक्त की आला अदलिया जिस नतीजे पर पहुंची थी। सही है, ठीक है। आज ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म की जा रही है, उनको पूरे प्रोटोकॉल और एजाज़ के साथ वतन वापस लाया जा रहा है, तैयारियां शुरू हैं। अगर इस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं तो आपका लाए अमल क्या होगा? इमरान खान साहब तो कहते हैं कि हम ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि याद करेंगे, तो कैसा इस्तकबाल आप करना चाहते हैं उनका? अच्छा, ये इसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ। देखिए, दो तरीके से इसको देख सकते हैं, या दो पहलू हैं इसको देखने के। एक तो ये है कि कानूनी तौर के ऊपर ये क्या एक अजीबोगरीब मुल्क की सूरत हाल है, जहाँ एक खास ताकतवर तबके के लिए कुछ और ही कानून होता है, बाकी सारे पाकिस्तानियों के लिए कुछ और कानून होता है। जिस बुनियाद के ऊपर बाहर गए हुए इस वक्त मियाँ साहब, और तकरीबन 3 साल हो गए बाहर बैठे हुए हैं, वो पूरे पाकिस्तान में कोई और शहरी नहीं है जिसको ये फैसिलिटी हासिल हो कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए, हालांकि मैं सजा याफ्ता मुजरिम हूँ, उसके बावजूद जो है मुझे लंदन जाके वहां 3 साल बैठने की इजाजत मिल जाए। वो गए अपने भाई की जमानत के ऊपर गए, उनके भाई से कोई पूछता नहीं है कि भाई वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको और मजीद सेहत दे, हट्टे कट्टे नजर आ रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं, कभी किधर पहुंचे होते हैं, कभी किधर पहुंचे होते हैं, वो मुल्क वापस क्यों नहीं आते, वो उनसे कोई पूछा नहीं जाता है। अब वही वापस आएंगे और प्रोटोकॉल के साथ अगर आएंगे तो कानून से तो जाहिर है फिर इस फैसले का कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं होगा। इसका मतलब वो मावराए कानून का काम हो रहा होगा। लेकिन सियासी तौर पे मैं बार बार कहता हूँ, यार खुदा का वास्ता ले आए उनको, जरा खड़ा कर दे इमरान खान के सामने। अभी तो मैदान सजने वाला है ना, पंजाब में इलेक्शन होने वाला है, आए मियां साहब आके मुकाबला कर दे इमरान खान का, लग पता जाएगा इस वक्त पाकिस्तान किधर खड़ा है, पंजाब किधर खड़ा है। अच्छा असद साहब, अदालत में खान साहब ने ये एतराफ़ किया है कि जो शौकत खानम की फंडिंग का खैरात का पैसा था उसको हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट किया गया। क्या खैरात के पैसे को इन्वेस्ट करना दुरुस्त था? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है जी। मुझे इल्म नहीं है कि ये कब हुआ कि ये ऐसी बात की गई है। समझ गया। ये ख्वाजा आसिफ साहब का 2012 का हरजाने का जो नोटिस है उस केस की बात कर रहा हूँ। जी जी, वो इतनी पुरानी बात थी मुझे याद करने में। 2000 देखिए, ये उस वक्त केस ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जब पैसे आते हैं खैराती इदारे के अंदर रखे जाते हैं तो वो पैसा जो है उसको मजीद उसमें कमाई करने के लिए उसको इन्वेस्ट किया जाता है। मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट के तरीकेकार होते हैं, और शौकत खानम ने पिछले 20 साल के अंदर पैसा लेके जो इन्वेस्ट किया उसके ऊपर बहुत सारा मुनाफा भी कमाया। उसमें जो इन्वेस्टमेंट कमेटी थी उसने एक इन्वेस्टमेंट अप्रूव की जिसके अंदर नुकसान हुआ। जहां बहुत सारा कमाई भी की गई, उसमें एक जगह इन्वेस्टमेंट में नुकसान भी हुआ। सो खैराती पैसा हाउसिंग कॉलोनी में लगा देना, ऐसे लगता है कि इमरान खान अपने घर के लिए लेके चला गया था। 12 साल पुराना इल्जाम है। और मैं आपको अच्छी बात बताऊं, देखें पाकिस्तान के लोग जो है ना वो बड़े बाशऊर लोग हैं। जिस वक्त ये इल्जाम लगा तो उस वक्त एक इस बात का खदशा था कि कहीं शौकत खानम की जो फंड रेजिंग होती है उसके अंदर ना कहीं कमी आ जाए, क्योंकि लोगों को ये ना शक हो जाए कि यार ये तो पैसा हमारा जो है वो ठीक इस्तेमाल नहीं हो रहा। उस साल रिकॉर्ड टूटा था, सबसे ज्यादा पैसा जो है वो शौकत खानम के लिए तकरीबन हर साल नया रिकॉर्ड कायम करते हैं। तो इमरान खान साहब ने जिस तरीके से शौकत खानम का लोगों का पैसा, जिस अमानत को जिस दयानत के साथ संभाल के रखा, इस्तेमाल किया, गरीबों का मुफ्त इलाज किया, उसकी तो पाकिस्तान में कोई नजीर नहीं मिलती, दुनिया में नहीं नजीर मिलती ऐसी कोई कि जहां पे कैंसर अस्पताल के अंदर 70% लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा हो। और वो कैसा उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है उसकी गवाही इससे ले लें। 2 दफा इमरान खान साहब को जिंदगी को खतरा हुआ है, हादसा हुआ है। पहले एक्सीडेंट हुआ था 2013 के इलेक्शन से पहले, अभी दोबारा जब उनको कातलाना हमला किया गया, दोनों दफा उसी अस्पताल में इमरान खान आके उन्होंने अपना इलाज करवाया है। वो कहीं ना लंदन गए ना अमेरिका गए, जहां पे गरीब इंसान का मुफ्त इलाज होता है वहीं इमरान खान ने जब अपनी जिंदगी दाव पे लगी हुई थी वहीं इलाज करवाना पसंद किया। असद उमर साहब, आखिरी सवाल ये है कि खान साहब खुद कहते हैं कि मुझे नाअहल किया जा सकता है, आप खुद भी, आपके बाकी लीडर साहबान भी कहते हैं।
अगर ऐसी सूरत होती है तो आपका लाहे अमल क्या होगा? क्या इमरान खान साहब की जगह पे शाहमूद कुरैशी साहब पार्टी को चलाएंगे, आप चलाएंगे, कोई स्टीयरिंग कमेटी बनेगी? क्या आपने कोई मुतबादिल सूरत हाल सोची है? सर मैं जो हूं ना, मैं इस पूरे ये जो बहस है, जी मैं इससे ही इत्तेफाक नहीं करता जब अच्छा। तक मुझे कोई ये नहीं बताएगा जी कि कौन से कानून के तहत किस केस में ऐसी कोई चीज हुई है जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए, तो मैं ये अगले मफरूजे का जवाब ही नहीं देने को तैयार। कोई अभी तक केस सामने नहीं है, कोई उसमें ऐसी चीज नहीं है जहां या हकीकत की बुनियाद पर या केस लॉ की बुनियाद पर या इवन टेक्निकलिटी की बुनियाद पर इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। तो ये जो नहीं, पूरा एक पहाड़ बनाया जा रहा है सर, कि वो इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। असद उमर साहब, नाअहल तो उनको ममनुआ फंडिंग में करार दिया जा चुका है और उसके बाद अब केस ये चल रहा है कि उनकी जो सदारत पार्टी की चेयरमैनशिप है उससे भी हटा दिया जाए। केस तो ये चल रहा है। नहीं सर, वो नाअहल उनको चेयरमैनशिप से नहीं किया गया है, ना सियासत से किया गया है, सिर्फ एक इलेक्शन की सीट से डिनोटिफाई किया गया। और इमरान खान ने उस फैसला आने के एक हफ्ते के बाद 8 एमएनए के इलेक्शन लड़े हैं। तो इमरान खान के ऊपर उस फैसले की बुनियाद पे कोई कदगन नहीं लगती। एक और केस इलेक्शन कमीशन ने खुद शुरू किया हुआ है, भाई जी, वो किसी और ने नहीं किया, खुद सो मोटो एक्शन लिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि उनको चेयरमैन रहने की इजाजत देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। कोई कानून में गुंजाइश ही नहीं है इलेक्शन कमीशन को ये फैसला करने के लिए, और अगर उन्होंने फैसला करने की कोशिश की तो 2 घंटे के बाद हम कोर्ट के अंदर मौजूद होंगे, उस फैसले को सस्पेंड करवा देंगे, क्योंकि कोई कानूनी जवाज ही नहीं है उसका। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, सेक्रेटरी जनरल पार्टी इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे नून लीग के अंदर क्या चल रहा है। हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने। शामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। शामी साहब, मुल्क के हालात आपके सामने हैं, महाजराई भी है, इस्तराब भी है, हिजान भी है, मुख्तलिफ हल हैं। इमरान खान इलेक्शन की बात करते हैं, हुकूमत मुद्दत पूरी करने की बात करती है, शाहिद खाकान अब्बासी तसव्वुर नो पाकिस्तान लेकर आए हैं। आपकी नज़र में हल क्या है? बहुत शुक्रिया जनाब। ये हल तो यही है कि सियासतदान हमारे जो हैं, जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं, एक को इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं, उधर जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, ये सारे लोग मिलकर बैठते और इत्तफाक राय से इंतखाबात की तारीख तय कर लेते, क्योंकि इंतखाबात तो अब होने ही होने हैं। चंद माह रह गए हैं आईनी मुद्दत पूरी होने में। तो अगर इत्तफाक हो जाता तो सूबों के इंतखाबात और मरकज़ में इंतखाबात एक वक्त में हो जाते और एक इंतखाबात के इंतज़ामात पर भी इत्तफाक कर लिया जाता, तो एक सूरत हाल बेहतर हो सकती थी। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में देखें आप, अकरम दुरानी साहब और महमूद खान साहब के दरमियान इत्तफाक हो गया और उन्होंने आज़म खान साहब को चीफ मिनिस्टर बना लिया। एक बड़े अच्छे माहौल में मामला तय पा गया और अब उन्होंने हलफ उठा लिया है, उनकी काबीना भी बनने वाली है। काश दूसरे मामलात में भी ऐसा ही रवैया अपनाया जाता और अपनाया जाए, तो अब भी हम तवक्को करनी चाहिए या दुआ करनी चाहिए कोई ऐसी कोई सूरत निकल आए। अगर नहीं निकलेगी तो फिर तो वही होगा जो किताब में लिखा हुआ है। शामी साहब, जब हम हुकूमत के नुमाइंदों से, वज़राए इकराम से बात करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब इस वक्त अगर हम आम इंतखाबात में चले जाएं, मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो 3 महीने की निगरान हुकूमत जो है वो तो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट करा देगी मुल्क को। तो खान साहब कहते हैं नहीं जनाब, मसले का हल ही सिर्फ आम इंतखाबात हो। तो आप क्या समझते हैं कि अगर निगरान हुकूमत आती है, इत्तेफाक राय से ही आएगी, ज़ाहिर बात है, और इलेक्शन का ऐलान होता है, जनरल इलेक्शन का, तो वाकई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि जो निगरान हुकूमत है वो एक कमज़ोर हुकूमत होती है और मुश्किल फैसले कर नहीं पाती।
और बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे भी जो हैं उससे डील करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको यकीन नहीं होता कि ये मामला आगे चल सकेंगे। ये बात असूली तौर पर तो दुरुस्त है, लेकिन अगर ये दोनों गुरोह जो हैं या दोनों फरीक जो हैं इत्तफाक कर लें और मुआशी जो इक़दाम करने हैं उन पर भी इत्तफाक कर लें और इंटरिम गवर्नमेंट पर भी इत्तफाक कर लें और फिर उसके पीछे खड़े हो जाएं, तो फिर तो ये नुकसान को कम से कम किया जा सकता है ना। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो टीमें मैदान में उतरने वाली हैं उनके दरमियान एक इत्तफाक होना चाहिए खेल के कवायद और ज़वाबित पर, ये रेफरी पर या एम्पायर पर, और वो फिर खुश उसलूबी से मामला होता है और सियासत का खेल उस तरह खेला जाए जिस तरह मैच खेला जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तो कोई एक बहाना कोई दूसरा बहाना और मामला जो है फिर तो मनफियत की तरफ जाएंगे। शामी साहब, वो तो जा चुके हैं ना मनफियत की तरफ, ऐसा तो हो नहीं रहा, यही तो बुनियादी मसला है ना। अब ऐसे में अवाम के लिए क्या उम्मीद है? तो फिर तो जो दस्तूर में लिखा हुआ है उसके मुताबिक अमल करना होगा। जो दस्तूरी अदारे हैं वो फैसले करें और उनके मुताबिक काम चलाएं। अब अगर हुकूमत कहती है कि मैं मुद्दत पूरी करनी है तो फिर वो मुद्दत पूरी करेगी, और 2 असम्बलियाँ जो तहलील हो गई हैं 90 दिन में उनके इंतखाबात होने हैं तो वो इंतखाबात होने हैं। तो फिर तो हम तो देखे ना, हमारे ऊपर तो कोई रहम किसी ने खाया नहीं या खाने को तैयार नहीं, तो हम और क्या कर सकते हैं कि फिर जो किताब में लिखा हुआ है उस पर अमल करने की बात करें। अच्छा शामी साहब, इस्लामाबाद में वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ अफवाहें, क्या साराइयाँ, सरगोशियाँ होती हैं, टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है, क्योंकि टेक्नोक्रेट्स आएंगे तो मुश्किल फ़ैसले करेंगे, मामलात को सुधारेंगे, मईशत बेहतर करेंगे और फिर इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। बाज़ औक़ात मायूसी में लोग ये तक कहते हैं कि गैर जमहूरी मुदाखलत के लिए राह हमवार हो रही है, सियासतदान बिहेव नहीं कर रहे, तो आप कोई ऐसा अंदेशा महसूस करते हैं? देखिए, जो टेक्नोक्रेट हुकूमत है उसके पीछे ताकत कौन सी होगी? अगर तो इज्तिमाई ताकत है सियासत की फिर तो दुरुस्त है, अगर फौज की ताकत है तब भी दुरुस्त है, वगरना तो वो चकोले खाती फिरेगी। टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत क्या कर लेगी? बात ये नहीं है, बात देखिए बुनियादी है कि सारे स्टेक होल्डर्स जब मिलकर इकदाम करते हैं, मिलकर फैसले करते हैं तो फिर एक ठहराव पैदा होता है। अब शाह साहब, हमारा मुल्क कैसा मुल्क बना दिया हमने कि हर वक्त यहाँ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान झगड़ा होता है। हुकूमत को कुर्सी बचाने की पड़ी होती है, अपोजिशन को कुर्सी गिराने की पड़ी होती है। दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, ये मंजर आप कहीं नहीं देखते। हर जगह खा बादशाहत हो, खा आमरीयत हो, खा सदारती निज़ाम हो, खा पार्लिमानी निज़ाम हो, हर चीज अपने लगे बंदे तरीके से चल रही होती है और कोई मारकुटाई, कोई आपाधापी, कोई नफसा नफसी नहीं होती। अपने हमसाये में चले जाए इंडिया में, वहां कोई किसी डिस्कशन में ही नहीं होता कि क्या बनेगा जनाब मोदी साहब का और क्या बनेगा राहुल का। सबको पता है कि एक तरीके से इंतखाबात होंगे, उनका नतीजा आएगा और फैसला हो जाएगा। तो ये जो हमने जो तमाशा लगाया है और हम जिस तरह इक़्तिदार की जंगें हमारे यहाँ शुरू हुई हैं और जो बेयकीनी की फजा हमने पैदा की अपने मुल्क में, ये हमें ले बैठेगी। हम इस तरह आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आज जो हमारी मुआशी मुश्किलात है, हमारी देखिए क्या बेइज्जती हो रही है, जगह जगह मांग रहे हैं, जगह जगह लोगों के सामने झोली फैला रहे हैं। कोई दोस्त मुल्क भी तंग आ जाएंगे ना बिलाकर। अपने मसाइल आप अगर हल करने की सलाहियत नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? जी अच्छा शामी साहब, इस वक्त एक और चीज़ चल रही है, वो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, कई और लोग मुख्तलिफ जमातों के जो हैं एक री इमेजिंग पाकिस्तान एक उन्होंने तस्वुर करके सेमिनार हो रहे हैं, कोयटा में हो गया, इस्लामाबाद में होने वाला है। तो आपकी इत्तला क्या है कि ये दोस्त अपने तौर पर ये सब कुछ कर रहे हैं या प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं या इनको भी कहीं से कोई पीछे से कोई डोरियां हिलाई जा रही हैं? देखिए, अब शाहिद खान अब्बासी साहब तो बड़े अच्छी शोहरत के सियासतदान हैं और बाकी भी हमारे दोस्त हैं। बात असल में ये है तो दिल की भड़ास निकाल रहे हैं मेरा ख्याल। इनका भी बस नहीं चल रहा
जी इनकी अपनी अपनी जमातों में इनकी सुनी नहीं जा रही। ठीक। तो ये अपनी जमातों में यूसुफ बेकारवा है ये। अच्छा। तो ये बस अब सोचा है कि बेकार मुबाश कुछ किया कर, तो चलिए अब दिल की भड़ास निकालें, अपने लोगों को जोड़ें और बैठकर और उनको कुछ हिलाएं, उनको कहें कि भाई आप खुदा खौफी करो, सामने का मंजर देखो। तो मुझे तो लगता ये है कि ये लहू गर्म रखने का एक बहाना है और इनकी जमातें जो हैं वो इनकी बात नहीं सुन रही। मुस्तफा खोखर साहब बेचारे वो तो अपनी पार्टी छोड़ बैठे, अब नई पार्टी में किसी में गए नहीं है। शाहिद खान अब्बासी साहब अगरचे साबिक वजीर आजम हैं, बड़े मोतबर शख्स हैं, लेकिन पार्टी जो है उनकी, मुझे तो लगता है कि उनकी पार्टी में उनकी वो सुनवाई नहीं हो रही जो होनी चाहिए। और मिफ्ता इस्माइल जो उनके साथ हुआ है उससे आप भी वाकिफ हैं कि भाई अगर वजारत भी वापस लेनी थी तो इज्जत से एहतराम से ले ली जाती। तो उनसे जिस तरह वजारत वापस ली गई तो वो भी देखें तो क्या कहेंगे, अफसोस का आजारी करेंगे। तो ये बेचारे जो हैं ये सारे मिलकर आहोदारी कर रहे हैं, इनसे हमें हमदर्दी भी है और इनकी बात जो है कुछ सुनी भी जानी चाहिए। सही है, ठीक है। शामी साहब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे हम जानेंगे कि मरियम नवाज साहिबा की वापसी की तारीख का ऐलान हुआ है। नवाज शरीफ साहब की वापसी क्या होगी, अगर होगी तो क्या किसी शर्त पे होगी? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शामी साहब, शुनीद है कि 28 जनवरी को मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान वापस आ जाएंगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब आपकी क्या इत्तलात हैं, कब वापस आएंगे, वो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं अपनी वापसी से कबल? देखें, मरियम तो अब यकीनी तौर पर आ रही हैं और नवाज शरीफ साहब को भी आना पड़ेगा। अब वो ये इन इंतखाबात से पहले आ जाते हैं जो सूबाई इंतखाबात हैं या आम इंतखाबात से पहले आते हैं, मेरा ख्याल वक्त का तयन नहीं हो रहा। और कुछ जो कानूनी इक़दामात वो तवक्को कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत लेगी ताकि उनका रास्ता कुछ साफ हो जाए और वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें, बजाय इसके कि आएँ और जेल चले जाएं और एक नई सूरत हाल पैदा हो जाए। तो ये बहुत कुछ अभी ऐसा हो रहा है, कोई इंतजामात में मसरूफ़ हैं ये लोग। लेकिन मेरी ख्वाहिश तो ये है कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आएँ, मरियम भी वापस आएँ, इमरान खान साहब भी मैदान में रहें और ये सारे लोग जो हैं इलेक्शन में हिस्सा लें और अपनी अपनी पार्टियों की क़यादत करें। फिर लोग जिसको वोट दें वो आके इक़्तिदार संभाल ले। बुनियादी बात तो ये है कि ना इमरान खान साहब के बारे में जो खबरें सुन रहे हैं, कोई कह रहा है इनको नाअहल कर दिया जाएगा, कोई कहेगा उनके ऊपर कोई और मामला हो जाएगा, उनका रास्ता रोका जाएगा। तो ये रास्ता रोकने से बात बनती नहीं है। नवाज शरीफ साहब का रास्ता तो रोक लिया गया ना, वो इंतखाबात से बाहर हो गए, लेकिन उनकी सियासत तो खत्म नहीं हुई। तो अब इमरान खान साहब को भी जरा दिल बड़ा करना चाहिए और मतलब यह कि कोशिश करनी चाहिए कि सारे लोग जो हैं आए, अखाड़े में उतरें और अपनी अपनी सलाहियत जो है उसका मुदारा करें, तभी तो हम मुल्क को आगे लेके जाएंगे ना। जी शामी साहब, ये जावेद लतीफ़ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगी जाए, उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से वापस लाया जाए, मुकदमात ख़त्म किए जाए। तो ये माफ़ी अपने मुखालिफिन से मंगवाना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से या अदलिया से? अब जावेद लतीफ़ साहब जो हैं ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए, ये शायराना बातें हैं। यहाँ देखिए सियासत में बहुत कुछ होता है, यहाँ मुकदमे भी बनते हैं, सजाएं भी होती हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, कुर्कियां भी होती हैं, जब्तियां भी होती हैं, लेकिन ये सियासत का हिस्सा है। अब आपको इन सारी चीजों से इनको निपटना पड़ता है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपने मुकदमात का सामना किया है और अब उनकी अपीलें ज़ेर समाअत हैं, उनको अपने मुकदमे लड़ने चाहिए। ये जो मुतालबे कर रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब, इस तरह यानी कभी ऐसा कुछ हुआ है? ये दिल खुश करने के लिए तो ये बातें होनी चाहिए, बाकी तो फिर मैदान में निकलना चाहिए, मैदान में फैसले होने चाहिए। तो इस तरह पर कल इमरान खान साहब भी मुतालबा करेंगे, भाई हमारी जो हुकूमत ख़त्म की गई है
उसमें माफी मांगो पहले हमसे, फिर हम आगे चलेंगे और बाजवा साहब से मुतालबे करेंगे और फिर मौजूदा आर्मी चीफ से करेंगे। इस तरह बात नहीं होती, सियासत इस तरह नहीं चलती। ये बहता हुआ दरिया है, इसमें उसमें तैरना पड़ता है, इसमें हाथ पांव मारने पड़ते हैं, इसमें अपना रास्ता बनाना पड़ता है। शामी साहब, आपको याद होगा ये मियां नवाज शरीफ साहब की पुरानी ख्वाहिश है कि उनसे माफ़ी मांगी जाए। जब मजीद निज़ामी साहब जद्दा गए थे और एक ऑफ़र लेकर गए थे परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से, तो उस वक्त भी मियां साहब ने कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ माफ़ी मांगेंगे तो फिर कोई बात होगी। तो मेरा ख्याल है उनकी पुरानी ख्वाहिश है कि कोई माफ़ी मांगे उनसे, मांग लेनी चाहिए। जब आप सिस्टम में रास्ता बना लेते हैं, जब आपकी सलाहें ख़त्म हो जाती हैं, जब आपका रास्ता कुशादा हो जाता है, तो वो एक माहौल जो है वो माफ़ी का ही तलबगार होता है ना जी। कभी कोई तहरीरी दरखास्तें देता है तो फिर परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो उनके साथ क्या हुआ, उसके बाद आप वो कहें परवेज मुशर्रफ साहब बेचारे अब जिस हाल में हैं वो भी आप देख लें। तो ये ऐसी बातें हैं, ये गैर सियासी बातें हैं। कभी तारीख में देखा है आपने ऐसा हुआ है? अब सब कॉन्टिनेंट में लोगों ने 12-12 साल 14-14 साल जेल काटी है, तो मौलाना जफर अली खान से किसी ने माफी मांगी? मौलाना अबुल कलाम आजाद से किसी ने माफी मांगी? उनके जो जेल में गुजरे हुए माह साल थे वो वापस किए, जो उनको नुकसान पहुंचा उसका अदाला किया। ये तो जो सोबतें हैं ये बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, इनसे सियासतदानों के कद ऊंचे होते हैं और उनको फिर आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो ये किन हवाओं में हमारे दोस्त रह रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह की बातों से गुरेज करें। जी। अच्छा शामी साहब, नवाज शरीफ साहब का यहाँ से चले जाना और इमरान खान और आसिफ जरदारी का पाकिस्तान में मौजूद रहना, एक खबर ये भी आई कि आसिफ जरदारी साहब को भी उसी तरह की ऑफ़र दी गई थी कि आप भी मुल्क से बाहर चले जाएं। आप समझते हैं कि जो सियासतदान यहाँ रहे उन्होंने पॉलिटिकली गेन किया और नून लीग के जो इख्तलाफात की खबरें आती हैं या ये नाराज़ लोगों की खबरें आती हैं, ये नवाज शरीफ साहब के वापस आने से ये सब मामला सेटल हो जाएंगे? देखिए, हर शख्स के और हर जमात के अपने अपने हालात होते हैं। जरदारी साहब तो बेचारे कई साल जेल काट चुके हैं और मजीद नदामी मरहूम ने इनको मरते हुए का खिताब दिया था जी। और अभी और नवाज शरीफ साहब भी वहाँ कितनी जेल काट चुके हैं पाकिस्तान में जी। और जब उनका इख्तिदार छीना गया किस तरीके किस हाल से उनको दो चार होना पड़ा। वो तो आसमान नहीं देख चुके थे कई अरसे तक, तो जहाज में भी हाथकड़ी बांध के लेके जाते थे और अभी भी उन्होंने एक तवील अरसा जेल में काटा है। तो बात यह है, वो जब पहले परवेज मुशर्रफ के दौर में वापस आए तब उन्होंने अपने लोगों का एतमाद हासिल कर लिया। अब भी उनको वापस आना चाहिए। उनकी सेहत अल्लाह ताला उनको सेहतमंद करे, वापस आए, लोगों के सामने आए, लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे तो रास्ता उनका कुशादा हो जाएगा। और नहीं, अगर कोई ऐसी सूरत नहीं होगी तो फिर उनको इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि उनका आना जो है वो बेहतर होगा, उनका जो हल्का इंतखाब है वो मुतहर्रक होगा। इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून जो है एक लीडरलेस जमात है ना। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, उनके पास सियासत के लिए वक्त नहीं है, तो फिर नवाज शरीफ साहब आए, मरियम आए और अपनी सियासत करें। अच्छा शामी साहब, एक गैर जानिबदार तजियाकार के तौर पर, तजर्बाकार सहाफ़ी के तौर पर आप ये समझते हैं कि अगर किसी मजबूरी के तहत मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो मरियम साहिबा जो हैं वो नवाज शरीफ साहब का नेमुल बदल हैं, वो उसी तरह पार्टी को चला सकती हैं और उनकी जो सियासत को आगे बढ़ा सकती हैं जिस तरह नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून थी? देखें, जो नवाज शरीफ साहब के हामी हैं, जो मुस्लिम लीग नून का हल्का इंतखाब है, उसमें यानी मरियम नवाज को एक अहमियत तो हासिल है। वो बड़ी क्राउड पुलर हैं, लोग उनकी बात तवज्जो से सुनते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं। लेकिन बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी छतरी के नीचे उनकी वो एक सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यानी उनकी जो हैसियत और शख्सियत है, जाहिर है कि मरियम फौरी तौर पर तो उनका मुतबादल नहीं हो सकती, एक प्रोसेस में वो है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक सारे लोग उनको तस्लीम करते हैं और मुस्लिम लीग नून के वो मुत्तफिका लीडर हैं और बाकी दूसरी जमातों के लोग जो हैं वो भी उनका एहतराम करते हैं। पीटीआई के अलावा तो उनके दूसरी सारी जमातों से राब्ते हैं,
बैनुल अक़वामी तौर पर भी उनकी एक हैसियत है। हमारे यानी हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो भी उनको एक कदर की निगाह से देखते हैं, तो उनका मुतबादल इस वक्त नहीं होगी मरियम, लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो कोई दाल दलिया कर लेंगी। लेकिन बुनियादी बात यह है कि वो आए, और उनका आना जो है उनकी जमात को ज़्यादा तवानाई फराहम करेगा। अच्छा शामी साहब, आप पंजाब के और केपी के इलेक्शन तो इसमें कोई शक नहीं कि हो रहे हैं, 90 दिन में होंगे, लाजमी बात है। अगर एक हम मफरूज़े में बात कर रहे हैं कि अगर जिस तरह ख्वाहिश है बाज़ दोस्तों की, मुखालिफिन की, कि जनाब इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाता है या गिरफ़्तार कर लिया जाता है, तो क्या पंजाब में पीटीआई वही रिज़ल्ट देगी जो उसने ज़िमनी इंतखाबात में दिए थे, या बहुत बड़ा धचका लगेगा और पीटीआई भी बिखर जाएगी? देखिए, ज़िमनी इंतखाबात में तो पीटीआई ने मोस्टली अपनी ही नशिस्तें जीती थी, जो उसकी अपनी नशिस्तें थी, लेकिन इसके बावजूद भारत पीटीआई ने पंजाब में भी गेन किया है। और अगर इमरान खान साहब जो हैं वो मंजर पर नहीं होंगे तो इससे पीटीआई को एक ज़ोफ तो पहुंचेगा, यानी अगरचे कारकुनों में जोशो खरोश पैदा होगा, लेकिन मंजर से गायब होने के भी अपने असरात होते हैं। तो हम तो ये तमन्ना नहीं करते कि ऐसा हो। ये नाअहली जो है और ये यानी फाउल प्ले करना, ये कोई फायदामंद नहीं होगा। इमरान खान साहब जो हैं एक बड़े लीडर हैं, उनकी अपनी एक फॉलोइंग है, दुनिया भर में लोग उनकी तरफ देखते हैं उम्मीद भरी निगाहों से। उनका रास्ता क्यों रोका जाए, और क्यों ना उनको काम करने दिया जाए, क्यों ना उनको इंतखाब लड़ने दिया जाए और फिर मुकाबला किया जाए। और पंजाब में मेरा ख्याल बड़ा सख्त मुकाबला होगा मुस्लिम लीग नून में और तहरीक इंसाफ में। दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है। सही है। तो शामी साहब, नून लीग के पास शो केस में क्या है बतौर हुकूमत, वो क्या रखेंगे अवाम के सामने? भैया अब ये तो नून लीग रखेगी कि जो देखिए, जो लोगों के जो वोटर्स होते हैं ना, जो जुड़े हुए होते हैं बरसों से, वो आसानी से छोड़ते नहीं है आपको। उनको छोड़ते छोड़ते भी वक्त लगता है, और लीडर का काम ही ये होता है कि वो लोगों को एतमाद में ले दलाइल दे, उनको कायल करे, मुश्किलात हैं उनमें हौसला पैदा करे कि वो मुश्किलात का सामना कर सके। तो लीडरशिप के कमालात है ना, लीडरशिप कौमों को आगे बढ़ाती है, उनमें लड़ने का हौसला पैदा करती है, मसाइब झेलने का हौसला पैदा करती है। आपने देखा नहीं कि पाकिस्तान जब बना है, या तहरीक आज़ादी के दौरान हमारी लीडरशिप ने किस तरह लोगों में, कैसे लोग खाको खून में नहलाए, लेकिन फिर भी जुड़े रहे अपनी लीडरशिप के साथ। तो ये तो लीडरशिप का कमाल है ना। लीडर के बगैर ये कौमें जो हैं वो इस तरह अपना किरदार अदा नहीं कर सकती जिस तरह मौजूदगी में कर सकती हैं। सही, ठीक। शामी साहब, इस वक्त इजलास जारी है इलेक्शन कमीशन का, और पंजाब के निगरान वज़ीर आला का फैसला होना है कि कौन होगा, क्योंकि हमारी जो दोनों सियासी जमातें हैं, मुतारिफ अपोजिशन और हुकूमत, वो तो अपनी बेहतर सलाहियत का मुजाहरा नहीं कर सकी जिस तरह KPK में किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन अगर कोई ऐसे शख्स को नामजद करते हैं जो PTI को पसंद नहीं है या PTI के लिए काबिल कबूल नहीं है, तो आप समझते हैं कि इलेक्शन के साख पर इसके असरात मुरतब होंगे, या शख्सियत का जो तर्ज अमल होगा वो साबित करेगा कि वो वाकई निगरान हुकूमत के तौर पर, गैर जानबदार हुक्मरान के तौर पर उन्हें अच्छे इलेक्शन कराए? देखिए शाहदार साहब, अगर तो निगरान वज़ीर आला जो है उसके इतने इख्तियारात नहीं होते कि वो इलेक्शन पे कोई बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सके। ठीक है, एक परसेप्शन का फ़र्क होता है और उसका, लेकिन होना तो ये चाहिए था ना कि ये जमातें जो थी ये तय कर लेती। अब जो भी नाम आप इलेक्शन कमीशन चुनेगा वो उसने उन चारों में से चुनना है ना जो उनके नाम है। अपना नाम तो कोई दे नहीं सकता इलेक्शन कमीशन, या तो ये होता ना कोई पांचवा नाम भी तजवीज़ कर सकता। तो चारों में से जिस नाम को भी चुनेगा वो दूसरी पार्टी को उससे इख्तलाफ होगा, क्योंकि दूसरी पार्टी तो हर एक रिजेक्ट कर रही है दोनों नामों को। दोनों जमातें एक दूसरे के पेश किए हुए नामों को मुस्तरद कर रही हैं। तो इसलिए जो भी फैसला होगा, जहां भी निगाह इंतखाब ठहरेगी, दूसरे को तो उससे तकलीफ होगी, लेकिन तकलीफ तो उसने फिर खुद हासिल की है ना। अगर ये बैठ जाते, कुशादा दिल्ली का मुजाहरा करते, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, वैसे ही एक नाम एक तजवीज़ कर देते, तो क्या क्या बिगड़ता है इनका।
सही है। लेकिन शामी साहब, जो पीटीआई कहती है हम कानूनी चाराजोई करेंगे, अगर मोहसिन नकवी आज चीमा में से कोई वज़ीर आला बन गया तो क्या ऑप्शन, कानूनी ऑप्शन क्या हो नहीं सकती? कानून में कोई गुंजाइश है नहीं है। जो आइन में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि उन 4 नामों में से एक नाम तजवीज़ कर दे। या तो आप इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दे देते कि वो अपने तौर पर कोई नाम तजवीज़ करे, ये तो बेचारों के पास इख्तियार है नहीं जी। तो जो वो फैसला करेंगे वो आखिरी फैसला होगा, और मैं नहीं समझता किसी अदालत में कोई सुनवाई हो सकेगी उसके खिलाफ। सही है। तो अगर पीटीआई की मंशा के मुताबिक नताइज नहीं आते इंतखाबात में, तो आप समझते हैं कि पीटीआई ने एक पेशगी जवाज़ घड़ लिया होगा कि वज़ीर आला भी मिला था, इलेक्शन कमीशन भी साथ नहीं था? ये तो देखें ना, अगर पीटीआई का नॉमिनी जो है उसको बना दिया जाए तो फिर मुस्लिम लीग नून यही बातें करनी शुरू कर देगी। तो हम इन सियासी जमातों के मुकदमे कहाँ तक लड़ेंगे? हमें तो अपनी बात करनी चाहिए भाई। अगर ये नहीं बिहेव करते तो फिर तो जो कानून में और आइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक काम हो, और जो आईनी अदारे हैं उनको काम करने का मौका दिया जाए, उनको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। ये तो फिर हमारे यहाँ तो धमा चौकड़ी तो मची रहती है। अगर इलेक्शन फेयर होंगे, लोग देखेंगे उनके सामने वोट ठीक तरीके से पड़ गए हैं, तो फिर कोई ऊंच नीच से यानी किसी जमात के वावेला करने से फर्क नहीं पड़ेगा, वो कोई भी जमात हो। जी। अच्छा शामी साहब, ये फरमाएं कि इस वक्त जो महाज़ाराई बिल्कुल बदतरीन सूरत महाज़ाराई की है, सदर पाकिस्तान ने कोशिश की इनको बिठाने की, वो नाकाम हो गए, तो आप कोई उम्मीद करते हैं क्योंकि इसके असरात लाजमन अगले इंतखाबात पर होंगे, क्योंकि इंतखाबात अगर हो भी जाएं तो फिर किसी ना किसी पार्टी को एतराज़ होगा और एक धमक चौकड़ी जारी रहेगी, तो क्या कौमी इत्तेफाक राय की कोई कोशिश आपको नज़र आती है या कोई उम्मीद की किरण है? शाह साहब, इसीलिए तो बार बार ये गुजारिश की जाती रही है, और हम तो जनाब खान साहब की खिदमत में भी हाजिर हुए, सदर आरिफ अलवी साहब से भी मिले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले कि कोई रास्ता निकल आए, कोई बातचीत हो। सदर साहब ने उसकी कोशिश भी की, और देखें अगर कोई रास्ता निकालना नहीं चाहता तो हम क्या कर सकते हैं? फिर हमें जुड़ना चाहिए आईनी अदारों के साथ, उनको फैसला करने दें और फिर उनके साथ उनके जो फैसले तस्लीम करें उनको, और लोग जो हैं जब वोट डालें उस फैसले को तस्लीम करें। अब हर वक्त कोई हंगामा भी नहीं उठाया जा सकता ना। अगर कोई शख्स समझता है कि हर वक्त हंगामा उठाया जा सकता है तो ऐसा नहीं हो सकता। सियासी जमातें तो हर इंतखाब पर एतराज करती हैं, उसमें फिर असेंबली में बैठी भी होती है। शामी साहब टाइम खत्म हो गया है। शामी साहब टाइम खत्म हो गया। आपका मुजीबर रहमान शामी साहब, इरशाद आरिफ साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।